हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो। बस आप ये देखना कि आपकी जो बुक है उसका नाम हो बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलिए, इसकी हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सैंपल स्पेस, इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी। सिंपल। इस चैप्टर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और उसकी कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, उन टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जो कि ये है सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सिंपल सर। चलिए, और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो जी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं। ज्यादा महंगे नोट्स होते नहीं सर, 150 से 200 के बीच में आपको नोट्स के प्राइसेस मिल जाएंगे। हो सकता है अगर आपने कॉन्टैक्ट किया तो डिस्काउंट भी मिल जाए आपको उस टाइम पे, तो एक बार कॉन्टैक्ट करके पक्का कंफर्म कर लेना। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज चालू करने वाले हैं चौथा चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात। जैसे कि सबसे पहली जो टर्म आती है वो क्या है? वो है एक ट्रायल्स और इवेंट। क्या होता है ट्रायल और क्या होता है इवेंट? जैसे कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करने में एक ही बार में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हमको बार बार ट्राई करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो जितनी बार हम प्रयास करते हैं, जितनी बार हम ट्राई करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसी को बोलते हैं ट्रायल्स। सिंपल। तो ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? ट्रायल्स का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी बार आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से ट्रायल कर रहे हो। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को इसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है अच्छे तरीके से, तो हो सकता है कि मैं एक बार आपको पढ़ा दूं तो आपको समझ में ना आए, आपको डाउट्स रह जाए, फिर भी तो मेरे को दोबारा ही इसी कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। तो जितनी बार मैं कोशिश करूंगा, जितनी बार मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रायल्स। सिंपल। चलिए, अब बात आती है आउटकम्स की। किसकी बात आती है? इवेंट्स की। इवेंट्स मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है जो भी आउटकम आया निकल के, उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं डाइस रोल करूं और मेरा 6 आ जाए। सिंपल। डाइस के ऊपर रोल करने पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। या फिर मैं कॉइन टॉस करना चाहता हूं और कॉइन टॉस करने पे मेरा क्या आ जाए? हेड आ जाए। सिंपल। तो जितनी बार मैं कॉइन टॉस करूंगा ताकि मेरा हेड आ जाए, मैंने 5 बार टॉस किया तो फिर वो कहलाएगा मेरे लिए ट्रायल। लेकिन जो चीज उसके ऊपर आ रही है, जैसे मैंने पहले बार टॉस किया तो वो पहला ट्रायल, उसके ऊपर क्या आया? आउटकम क्या निकल के आया? टेल। तो वो जो टेल है वो क्या हो गया? एक तरीके से इवेंट। इवेंट मतलब होता है जो भी आउटकम आपके पास निकल के आया। मैंने अगली बार ट्राई किया, फिर से टेल आया, तो वो टेल क्या है? फिर से इवेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने डाइस रोल किया, जो 1 2 3 4 आ रही है, ये सब क्या चीज है? ये सब क्या है? इवेंट। जो भी आउटकम निकल के आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? इवेंट। और जो भी मेन चीज हम ट्राई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल्स। चलिए, अगला टर्म आता है, ये सब हो गया ना, आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जो भी इवेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं, आउटकम को इवेंट बोलते हैं। अगली टर्म आती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है एक ऐसे इवेंट, एक ऐसा चलते हैं, आप ट्राई कर रहे हो, एक ऐसी इवेंट है जहां पे सारी की सारी जो इवेंट होती हैं वो आ सकती हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की सारी आउटकम आने को ही क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया और वो जो कॉइन है ना वो एक अनबायस्ड कॉइन है। सॉरी, जो कॉइन है वो बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन मतलब एक ऐसा कॉइन है जो भेदभाव करता है, जिसमें दोनों साइड पे ही हेड बना हुआ है, टेल किसी भी साइड पे नहीं है। सिंपल। और अगर मैं इसको उछालता हूं तो फिर क्या आ सकता है? तब भैया हेड ही हेड आएगा। तो बस यहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जहां पे जितने भी आउटकम हो सकते हैं, जितने भी सैंपल स्पेस हो सकते हैं, वो सारे ही सैंपल स्पेस दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एग्जॉस्टिव इवेंट। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। बात आती है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? फेवरेबल इवेंट का मतलब होता है जो चीज हमें चाहिए, अगर वो चीज आ जाती है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक डाइस रोल किया, डाइस रोल करने पे क्या क्या चीजें आ सकती है? तो डाइस रोल करने पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब चीजें आ सकती हैं। वो कह रहा भैया 7 आ सकता है? नहीं जी, 7 नहीं आ सकता, पागल हो रहे हो? हाँ जी, डाइस में बस 6 रकम होती है, 6 डिजिट होती है, तो 6 चीजें आ सकती है बस, खाली 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। अब मैंने अपने भाई से शर्त लगाई कि अगर इवन नंबर आया, यानी इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 2 4 और 6, अगर इवन नंबर आया तो मैं जीतूंगा और अगर ओड नंबर आया तो मेरा भाई जीतेगा। सिंपल।
तो अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो एक बार रोल किया उसे क्या बोलेंगे, ट्रायल। जो भी आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, इवेंट। सिंपल। और अगर उस पे आ जाता है जैसे कि 2 आ गया तो वो क्या है, एक इवन नंबर है, जो मेरे को चाहिए वो नंबर है। सिंपल। हाँ जी, तो जो चीज मेरे को चाहिए, जो चीज मैं चाहता हूं क्या आ जाए, तो 2, 4, 6 जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो फेवरेबल इवेंट बन जाएंगे। जैसे क्योंकि डाइस के ऊपर ये सभी आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट में से मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मतलब कि 2, 1 ना है, 2, 4 और 6 आ जाए, तो ये जो मेरे को चाहिए ये बन जाएंगे मेरे लिए फेवरेबल इवेंट, जो मेरे को चाहिए फेवरेबल इवेंट। कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू मेरे को चाहिए, जो डिजिट मेरे को चाहिए, जो इवेंट मेरे को चाहिए वो क्या बनता है मेरे लिए, फेवरेबल इवेंट। और जो चीज मेरे को नहीं चाहिए वो क्या बन जाती है मेरे लिए, अनफेवरेबल इवेंट। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बहुत अच्छी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे इवेंट जहां पे कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2, 4, 6 आया यानी कि इवन नंबर आया तो मैं जीतूंगा। एक बार देख लो भाई, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा यार। हाँ जी, चलो ठीक है, रहने दो, या तो साइड में ले देता हूं वहीं पे। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, ये एग्जॉस्टिव इवेंट में तो मतलब मैं कब जीतूंगा, मैं जीतूंगा जब 2, 4 या 6 आएगा। तो ये जो चीज आएगी उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट मतलब क्या होता है, जिसके आने से मेरे को फायदा होगा, मैं जीतूंगा, उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। तो मेरे लिए 2, 4, 6 है क्योंकि मैं चाहता हूं 2, 4, 6 आए। चलिए, और अनफेवरेबल इवेंट क्या होंगे, जो इसके अलावा बाकी होंगे, जैसे कि 1, 3 और 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे कि मैं जीतूंगा 2, 4, 6 और जो मेरा भाई है वो कब जीतेगा, जब आएगा 1, 3 और 5 यानी कि ऑड नंबर आएंगे। सिंपल। अब देखो, क्या ऐसा कोई चांस है जिसमें मैं और मेरा भाई दोनों जीत सके, कोई ऐसा नंबर है जिसके आने से हम दोनों जीत सके। तो इस पूरे ग्रुप में मेरे को चाहिए अलग नंबर, मेरे भाई को चाहिए अलग नंबर, तो ये दोनों ग्रुप में एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है जिसकी आने की वजह से हम दोनों भाई जीत सके। तो बस ये बन जाता है एक तरीके से क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जहां पे कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, यानी कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन है तो जी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन का साइन, जो कि कॉमन को रिप्रेजेंट करता है। बताऊंगा आगे चले, बहुत अच्छा। अगला आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है एक ऐसे इवेंट जहां पे जितने भी आपके पास सैंपल स्पेस हैं, जितनी भी आपके पास इवेंट्स हैं, जितने भी आपके पास आउटकम आ रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी आए, उनके आने के इक्वल चांस होते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो मेरे पास, इसको छोड़ो टॉपिक को, मान लो मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जो कि बाइस्ड कॉइन है, जिसके अंदर दोनों साइड ही हेड बना हुआ है। तो अगर मैं उछालूंगा उसको कॉइन को, क्या हेड और टेल आने के इक्वल चांस है, तो नहीं जी, टेल आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो टेल आने के चांसेस क्या है, 0, जबकि हेड आने के चांसेस क्या है, 100%, वो हेड ही आएगा कुछ भी उछालो। सिंपल ना। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल लाइकली इवेंट है क्या, क्या दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्या, दोनों के आने के इक्वल चांसेस है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। इक्वल चांसेस मतलब जैसे डाइस होता है, डाइस अनबाइस्ड डाइस जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, 1 से लेकर 6 तक डिजिट लिखी हुई है, मैं रोल करूंगा डाइस तो कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक, तो ये क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट। सिंपल। मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, अनबाइस्ड कॉइन, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, 50-50% चांसेस है। सिंपल। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। आगे चले, तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, इक्वल चांसेस ऑफ एवरी इवेंट टू अपीयर, कोई भी इवेंट आने के इक्वल चांस होते हैं, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। आगे चलते हैं, अगला आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई ये सब चीजें ना तुम 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ चुके हो, जब तुम्हारे मैथ पहली बार ली थी ना, तो उस टाइम पे आपने सीख ली थी ये सब, बस मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतने ऐसे कंसेप्ट के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इस चैप्टर के अंदर, मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है। ठीक है जी, तो आराम से ध्यान से देख लेना। चलिए, अगला टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो किसी भी दूसरे इवेंट से अफेक्ट नहीं होते।
सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाइस रोल कर रहा हूं, अब कितनी बार भी मैं डाइस रोल करूं उसमें इक्वल चांसेस है कि 1 से लेके 6 तक कोई भी डिजिट आएगी तो इक्वल चांस होंगे। वहीं पे अगर मैं क्या बोलते हैं एक कॉइन टॉस कर लूं तो उसमें भी इक्वल चांसेस होंगे, हेड या टेल आने के 50-50% चांसेस, चाहे मैं कितनी बार ही टॉस कर लूं। सिंपल। लेकिन वहीं पे मान लो एक क्या बोलते हैं बैग है जिसके अंदर बॉल रखी है, रेड बॉल 2 है और 3 बॉल जो है वो व्हाइट है। अब मैंने एक बॉल निकाली, रेड आने के जो चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेड अगर मैंने बॉल निकाली, सॉरी अगर मैंने कोई बॉल निकाली तो अगली बॉल जो है वो रेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने बॉल निकाली और व्हाइट बॉल आ गई तो अगली बार जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो गई, 50-50%, दोनों बराबर हो गई, तो प्रोबेबिलिटी रेड आने की अगली बार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर मैंने बॉल निकाली और रेड बॉल आ गई तो अगली बार रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इफेक्ट कर देगी दूसरे इवेंट को, एक इवेंट दूसरे इवेंट को क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। और ऐसा कब होता है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जैसे कॉइन टॉस करना हो गया, जैसे रोल डाइस को रोल करना हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट की कैटेगरी में आते हैं। जबकि बॉल निकालना ये जो होता है ये डिपेंडेंट इवेंट के अंदर आता है, जो एक के ऊपर डिपेंड होता है, एक एक्टिविटी के ऊपर दूसरी इवेंट जो होता है वो डिपेंड होता है। सिंपल। आगे चलते हैं, बात आती है पॉपुलेशन और सैंपल स्पेस क्या होता है। पॉपुलेशन और सैंपल स्पेस, पॉपुलेशन मतलब होता है देश में जितने भी लोग हैं आपको उन सबको इंक्लूड करना है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन। सिंपल ना, हाँ जी। देश में लोग मेहनती हैं और फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन, मतलब देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फिर भी लोग कहते हैं भाई कि पॉपुलेशन, देश के लोग मेहनती नहीं है। भाई देश में बहुत मेहनती लोग हैं फिलहाल। तो पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन मतलब होता है देश में जितने भी लोग हैं उसको बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन। सेम उसी तरीके से एक ट्रायल में, एक इवेंट पे जितने भी आपके इवेंट हो सकते हैं, जितने भी आपके आउटकम आ सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड करोगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस। जैसे अगर देखा जाए नेचुरल नंबर का अगर सैंपल स्पेस में बताना चाहूं तो क्या क्या हो सकता है नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी आपका आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। सिंपल। और उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस, जो भी इवेंट हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। आगे चलते हैं, बात आती है सेट। सेट मतलब क्या होता है, सेट आपने 11वीं क्लास में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन हुआ था आपका किसके साथ, सेट के साथ। तो सेट मतलब क्या होता है, बहुत एक छोटे सा चीज है। सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 मतलब 10 नंबर तक की मैंने काउंटिंग लिख दी, इसका जो ग्रुप बन गया इसी को हम बोलते हैं सेट, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक वेल डिफाइंड है, ना इसको हम चेंज कर सकते हैं, ना इसको बढ़ा सकते हैं, ना इसको घटा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं सेट। अगर मैं बात करूं ये एक सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर मैं डिफाइन नहीं कर सकता किसी चीज के, किसी का नेचर मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो फिर वो एक सेट नहीं कहलाएगा। सेट मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, जिसमें चेंजेस जल्दी से नहीं आते। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का था, बढ़िया। तो यहां पे खत्म होता है बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर चालू करने से पहले। अब चालू करते हैं ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस क्या होती हैं, मतलब कि टर्म्स क्या हैं जो कि आप आगे चल के यूज करोगे बहुत ज्यादा बार, ठीक है, ताकि आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओ और उसको समझते हैं क्या होता है। चलिए जी, तो हम एक सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। चलिए, तो यूनिवर्सल सेट ले लिया, इसमें मैं मान लेता हूं ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 को, ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, सिंपल। और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 5 6 7 को। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, वो यूनिवर्सल सेट है, यानी मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं आउटकम के वो कितने आ सकते हैं, 10। मान लो कोई एक ऐसा डाइस है जिसमें 10 नंबर लिखे हुए, तो मैक्सिमम आउटकम 10 आ सकते हैं। ए आने के चांसेस, ए के जीतने के चांसेस तब है जब 1 2 3 4 में से कुछ आए, बी के जीतने के चांसेस तब है जब 4 5 6 7 में से कुछ आए। सबसे पहला ऑपरेशन आता है ए यूनियन बी। ए यूनियन का बी का मतलब होता है, ये जो यू का निशान दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यू, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि आपको सारे ही एलिमेंट ले लेने हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेट ए और बी के। चलिए एक बार देखते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट ले लो। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो वो लिख दो 1 2 3 4। बी में जो जो एलिमेंट है वो ले लो, तो 4 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बस 5 6 7।
तो ये जो मैंने ले लिया इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये सेट क्या बन गया? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सारे सेट इंक्लूड कर लेने हैं, सारी वैल्यू एलिमेंट जो है, सारे आउटकम जो है वो इंक्लूड करने हैं ए यूनियन बी के अंदर, यानी ए और बी के। सिंपल। अगला पॉइंट आता है ये, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्शन। और इसका मतलब होता है जो भी दोनों में कॉमन वैल्यू होती है बस उसको लिया जाए, यानी कि ए इंटरसेक्शन जो बी है इसका मतलब होता है दोनों की कॉमन वैल्यू को लिया जाए। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है? देखो इस पूरी लाइन में और इस पूरी लाइन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ जी भैया दिखाई दे रहा है। 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी बना वो बना 4। क्या बन गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। इसको बोलते हैं कॉमन या फिर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। आगे चलते हैं, ए माइनस में बी। ए माइनस बी का मतलब होता है आपको ए के एलिमेंट लेने हैं लेकिन बस उसमें से बी के एलिमेंट को हटा देना, जितने भी बी के एलिमेंट होंगे उसको गायब कर देना। तो ए के एलिमेंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, कौन कौन से? 1 2 3 4, बस ये सारे एलिमेंट ले लें, बस इसमें से बी के एलिमेंट हटा दो। क्या बी के एलिमेंट कोई है इसमें? हाँ जी, बी में 4 भी है जो कि इसमें भी है, तो बस बी का एलिमेंट हटा दो। तो ये जो बच गया आपके पास सेट, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ए माइनस में बी। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल था ना? इस तरीके से। लास्ट चलते हैं, अगला आता है नल सेट। नल सेट मतलब अगर किसी सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई देती उसको बोलते हैं हम क्या? नल सेट। यानी कि उसको डिनोट करते हैं किससे? इससे। ये इसका साइन है नल सेट का, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? नल सेट। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना? ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे फिलहाल है, मान लो एक बी सेट होता, बी सेट में 5 6 7 होता, ठीक है, और ए सेट में 1 2 3 4 होता। अब मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? तो अब तो कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग एलिमेंट है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नल सेट। इसकी वैल्यू क्या है? नल, 0, इन्फिनिटी, मतलब सॉरी 0। समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। इस तरीके से वापस कर देता हूं भाई, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है जी, बहुत अच्छे, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब बात आती है थोड़ी से नए कंसेप्ट्स की। नए कंसेप्ट्स की कौन सी बात आती है? किसकी? प्रोबेबिलिटी की। ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी समझाने से पहले एक बार थोड़ा सा चांस देता हूं आपको कि जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करें, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। जब तक मैं वॉइस चेक कर लेता हूं, आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही, लाइटिंग आ रही है नहीं आ रही, ठीक है जी, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर मैं सारा बना दूं फिर उसके बाद पता चले। हाँ भाई शुक्र है, चलो फिर चालू करते हैं। बात आती है किसकी? प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने परसेंट है, बस उसको बोलेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन उछाला, कॉइन में हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो कह रहा भैया 50-50% है। जो आपने बोला ना ये 50-50%, बस इसी को बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं या फिर ना होने के चांसेस कितने परसेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस, जो भी टोटल आउटकम आ सकता है, जितने भी इवेंट हो सकते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? टोटल आउटकम। उसमें से जितना हमको चाहिए जीतने के लिए उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक डाइस रोल किया, तो क्या क्या इवेंट हो सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 आ सकता है। 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि डाइस में कभी 7 होता ही नहीं। और मैं कह रहा हूं कि मेरे को चाहिए 5। क्या चाहिए? 5। तो बस अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 आने की? तो आप सिंपल सा बोल सकते हो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम्स, मेरा फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को खाली चाहिए 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मेरे को एक एलिमेंट चाहिए जिसको बोलेंगे हम 5, एक एलिमेंट बस। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर कितने आ सकते हैं यहाँ पे? तो टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो 6 आउटकम्स में से मेरे को एक आउटकम चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1/6। सिंपल, ये बन गई प्रोबेबिलिटी किसकी? फेवरेबल आउटकम्स की, या फिर प्रोबेबिलिटी बन गई 5 आने की। आसान इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। वहीं पे अगर मैं बोलूं इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी किसकी? इवन नंबर आने की। तो टोटल नंबर कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं, और इवन नंबर कौन से हैं? तो ये 2 4 और 6, यानी कि 3 वैल्यू ऐसी हैं जो इवन है। तो मैं लिख दूंगा 3 आउटकम्स मेरे फेवरेबल है, 3 चीजें आ जाएंगी तो मैं जीत जाऊंगा, इवन आ जाएगा। ठीक है जी। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2, यानी कि 0.5, यानी 50% चांस है कि मैं जीतूंगा और 50% चांसेस है कि मैं हारूंगा। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये बोलती है प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हेड और टेल में देख लो, हेड और टेल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग क्या होगा? मेरे को टोटल आउटकम्स कितने दिखाई दे रहे हैं हेड और टेल में? एक कॉइन के अंदर 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसमें से फेवरेबल आउटकम्स मेरे को कितना चाहिए?
मेरे को चाहिए बस केवल एक वैल्यू, या तो हेड या फिर टेल, जिसमें मैं जीतूंगा, यानी आउटकम की वैल्यू कितनी बन गई 0.5। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो एक काम करता हूं भाई, जिसको नोट करना फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है, फिर चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है भैया अगली टर्म्स क्या है। अब इसका मतलब होता है जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसकी वैल्यू 0 से हमेशा 1 के बीच में रहती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं जाती, नेगेटिव में नहीं जाती, 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहती है। तो अगर आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 आ रहा है, 0 आंसर कब आता है, जब ऊपर वैल्यू क्या हो जाती है 0, तब आपका आंसर क्या हो जाता है 0। तो अगर ऐसा कब होगा, जब आपके फेवरेबल आउटकम्स आने के होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल 0, यानी कि आपने जो चूज किया उसके आने के चांसेस क्या हैं 0, सिंपल। तब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है 0। और इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग। क्या होता है इसका मतलब, नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग मतलब कि जो आपके चांसेस हैं वो 0% है जीतने के, या फिर जो आप चाहते हैं उसके होने के चांसेस क्या है 0%, यानी कि ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया, पक्का, बहुत अच्छी बात है। आगे अगली प्रोबेबिलिटी होती है 1। 1 का मतलब होता है जब ऊपर भी सेम वैल्यू हो नीचे भी सेम वैल्यू हो, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। और ऐसा कब होता है, जो टोटल आउटकम्स हैं आपके फेवरेबल आउटकम्स से बराबर हो जाए। जैसे आपको हेड और टेल चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, और वो 2 एलिमेंट ही आपकी फेवरेबल आउटकम्स बन जाते हैं, यानी सारे आएंगे तभी आप सारे जीत जाओगे। यानी किसी इवेंट के होने के चांसेस जो होते हैं वो 100% हो जाते हैं, यानी जो इवेंट है 100% हैपेंड होगा, यानी होगा पक्का। आपका जो इवेंट है वो होना ही होना है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे कल वीडियो अपलोड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 100%, मेरे को पता है मेरे को अपलोड करनी ही करनी है, सिंपल जी। तो उसको क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है 100%, 1। आगे चले, और कल बारिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अगर मैं कह सकता हूं भाई मेरे को फिक्स पता है कि मेरे को नहीं आनी, बारिश आएगी नहीं, गारंटीड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए भाई, पक्का। अगला टर्म्स आते हैं, अगली टर्म आती है कि प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना, इन दोनों का सम आता है किसके बराबर, 1 के बराबर। जो प्रोबेबिलिटी होगी और प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसका सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। समझाता हूं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने वही लिया था डाइस, उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। अब मैं कहता हूं मेरे जीतने के चांसेस बताओ कि मैं इवन नंबर लाके जीत सकता हूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की, जो कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल आउटकम है 6, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आउटकम है जो इवन है, तो ये हो गई 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा, और मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इवन नंबर नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर नहीं आएगा मतलब ऑड नंबर आ जाएगा, यानी 1 3 5 आ जाएगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3, यानी 1/2 यानी कि 0.5। तो आप देख रहे हो इन दोनों को जब सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ ये फॉर्मूला कब काम आएंगे, ये फॉर्मूले काम आएंगे जब आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी आपकी ना होने के चांसेस दे रखे हैं और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कितने होंगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, एक वैल्यू को उधर ले जाके माइनस कर सकते हो। समझ में आया जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे काम आएंगे छोटे छोटे और फॉर्मूले, छोटी छोटी और टर्म्स, जैसे कि ये वाली टर्म्स। क्या टर्म्स है कि अगर आपको पता करना है कि डाइस में टोटल सैंपल स्पेस कितना है, जैसे अगर मैंने डाइस रोल किया क्या क्या आ सकता है, तो भैया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 6, सिंपल। टोटल कितने चीजें आ सकती हैं 6 चीजें आ सकती हैं, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। वहीं पे मैंने अगर एक कॉइन टॉस किया तो क्या क्या चीज आ सकती है, हेड या टेल, यानी कि कितनी वैल्यू आ सकती है 2, यानी कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वहीं पे डाइस रोल किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सैंपल स्पेस 6 है। समझ में आया जी, पक्का। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, लेकिन इस बार एक कॉइन नहीं है, मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, या फिर आप कह सकते हो एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं, बात सेम ही होती है, तब प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तब टोटल चीजें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तब मैं देखता हूं। ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, है ना जी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉइन पे पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो टोटल कितनी चीजें हो सकती हैं, तब भैया चीजें हो सकती हैं 4, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है 4 चीजें हो सकती हैं। और वो कैसे निकालोगे, ये 4 वैल्यू कैसे आई, तो इजी तरीका है निकालने का, 2 की पावर n, जितनी बार आपने डाइस रोल किया या फिर जितने आपने क्या बोलते हैं डाइस रोल किए हैं वो पावर में लगा देना। जैसे मैं कह रहा हूं 2 की पावर 2, मैंने 2 डाइस रोल किए तो टोटल नीचे कितने आउटकम हो सकते हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4।
मैंने बोला अगर मेरे को 3 डाइस रोल करनी है तो 3 डाइस रोल में कितने आउटकम आ सकते हैं, तो बस 2 की पावर हो जाएगी 3, यानी 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, यानी टोटल क्या कितने वैल्यू आ सकती है 8। जैसे कि पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, अगला पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, अगला हेड टेल हेड, अगला टेल हेड हेड, सिंपल। और उसके बाद अगला कि पहले और दूसरे में टेल आ गया और अगले में हेड आ गया, उसके बाद भाई पहले में टेल आ गया और बीच में हेड आ गया और फिर टेल आ गया, उसके बाद कि पहले में हेड आ गया और बाकी दोनों में टेल टेल आ गया, और लास्ट टेल टेल टेल, तीनों में टेल आ गया। तो टोटल देखो आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम हो गए। और ये सब करने से अच्छा आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो 2 की पावर 3 और आपका आउटकम आ जाएगा 8 कि 8 इवेंट हो सकते हैं। समझ में आया जी, इजी है ना। अगर वहीं पे 4 दे दे तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल आउटकम कितना होगा यहाँ पे 16, ठीक है जी। अच्छा वहीं पे सेम ऐसे ही अगर डाइस का बोलते 2 डाइस एक साथ रोल करिए तो फिर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो दो डाइस एक बार रोल करोगे तो फिर क्या चीजें आ सकती हैं, तो 6 की पावर 2 करना है, यानी कितना 36 इवेंट हो सकते हैं। जैसे कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, सॉरी पहले दोनों पे 1 आ जाए, फिर अगले पे 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए पहले पे, दूसरे पे 3 आ जाए, ऐसे हर बार पहले पे 1 आए और लेकिन दूसरा वाला चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, अगली बार पहले पे 2 आता जाए और 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते फिर अगली बार मतलब पहले पे 2 और फिर 1 फिर 2 फिर 2, ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे ही, फिर पहले पे 3 आ गया, फिर एक पीछे वाले पे 1 2 3 4 5 6, पहले पे 4 आ गया, अगले वाले पे 1 2 3 4 5 6, पहले पे 5 आ गया, अगली बार 1 2 3 4 5 6, अगले पे 6 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 6 इंटू में 6 यानी 36 बन सकते हैं आउटकम जो आपके आ सकते हैं। सिंपल जी। तो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले आप इजीली याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सिंपल से इसके बाद थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कार्ड्स भी आगे यूज होते हैं आपके चलते हैं कंसेप्ट के अंदर, ठीक है जी, याद कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से 2 कार्ड्स होते हैं ब्लैक, मतलब एक होता है ब्लैक, एक पार्ट होता है रेड। जो ब्लैक कार्ड होते हैं उनके नंबर्स होते हैं 26, रेड कार्ड के भी नंबर होते हैं 26, ठीक है जी। अब जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो ब्लैक कार्ड होता है वो होता है क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड, ठीक है। 13 क्लब होते हैं और 13 कार्ड किसके होते हैं, स्पेड के होते हैं। सेम ऐसे ही रेड कार्ड भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है जी, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, उनकी शेप ऐसे दिखाई देती है। और ये भी हार्ट भी होते हैं 13 और डायमंड ये भी होते हैं कितने 13। अब ये 13 कार्ड कैसे होते हैं, सबसे पहला जो कार्ड कहलाता है वो कहलाता है किंग, फिर उसके बाद क्वीन, उसके बाद जोकर, उसके बाद आता है नंबर्स वाले कार्ड जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और उसके बाद लास्ट में 1 नहीं होता है यहाँ पे कार्ड्स के अंदर, 1 की जगह बोलते हैं ए मतलब एस कार्ड, सिंपल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेस कार्ड क्या होते हैं तो ये तीनों होते हैं फेस कार्ड, इसको बोलते हैं हम एस, ठीक है जी। ये होते हैं फेस कार्ड, ये होते हैं एस और ये सारे होते हैं नंबर कार्ड्स, क्या होते हैं नंबर्स कार्ड्स। तो ये सब चीजें आपकी यूज होंगी जब आप आगे वाले सवाल करते जाओगे उसमें, ठीक है जी। अब धीरे धीरे टॉपिक को खत्म करते हैं और यहां से मैं ये समझाना चालू करता हूं कि ये भला क्या चीज है। अब ये जो है एक ये सदाबहार रूल है, आप कह सकते हो रामबाण है। रामबाण मतलब आपके बहुत सारे सवालोों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ए सेट प्लस में नंबर्स ऑफ बी सेट और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहता है ये चीज, समझो सेट के बारे में समझते हैं। ए जो सेट है, मान लो ये ए सेट हो गया, ये हो गया बी सेट आपके लिए, ठीक है जी। तो ये जो इन दोनों का कॉमन होता है ना, ये वाली वैल्यू जो दोनों में कॉमन होती है, जैसे मैंने यहां पे समझाया भी था कि 1 से लेकर 6 तक जो डिजिट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट मान लेते हैं हमारे पास कौन सा हो गया 1 2 3 4, ठीक है जी। और बी सेट मान लेते हैं हम 4 5 6 7, सिंपल। तो अगर बात करी जाए यहां पे जो ए वैल्यू है वो ये पूरी वैल्यू को दिखा रहा है, बी जो है वो इन सभी वैल्यू को दिखा रहा है और ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच का वो कॉमन वैल्यू को दिखा रहा है, यानी किसको दिखा रहा है यहाँ पे 4 को। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी जो कि कॉमन वैल्यू को दिखा रहा है, किसको 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिखा रहा है बाकी के 1 2 3 को और इसमें 4 भी आ रहा है,
सिंपल। और ये दिखा रहा है 5, 6 और 7 को, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये बन जाता है पूरा आपका यूनियन, जो कि दिखाएगा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को सारी की सारी, इसको बोलते हैं यूनियन, जो भी बाकी पॉपुलेशन के अंदर वैल्यूज होती हैं। चलिए समझ में आ गया। अब देखो मेन चीज है, मेरे को समझाना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ये फॉर्मूला कहता है कि आपको इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, उसमें से एक कॉमन वैल्यू माइनस करनी है, तब आपका क्या आता है, यूनियन आता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई बोले ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या करोगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको ये सारी वैल्यू जोड़नी है। जैसे ए को जोड़ोगे, बी को जोड़ोगे, तो जोड़ते एक बार मैं ए की सारी एलिमेंट्स लेता हूं, तो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देता हूं मैं इसके साथ बी की सारी एलिमेंट्स, यानी 4 5 6 7। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो 4 है ना, वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि 4 जो है वो इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें तो बस खाली ए यूनियन में बताना है, यानी कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सारे बताने। हमें कॉमन थोड़ी ना 2 बार लेके चलना है, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो इन दोनों में कॉमन वैल्यू है जो कि 4 है, उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया है, लास्ट में इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था, यानी जो कॉमन वैल्यू थी, उसको एक बार लास्ट में माइनस किया, तब जाके ए यूनियन बी का आपका सेट बना। सिंपल, ये एक सदाबहार फॉर्मूला है, कभी भी आप लगाओगे तो ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के काम आता है। सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब बात आता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो बात आती है अब किसकी, डी मॉर्गन्स लॉ की। लास्ट टॉपिक है और आपका चैप्टर पूरा खत्म। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, 2 नियम बताता है। जो ए यूनियन बी है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट को, इस कॉमे को अंदर लाना चाहते हो तो ला सकते हो आराम से। ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। बस क्या होगा, ये जो यूनियन का साइन था ये चेंज हो जाएगा और बन जाएगा इंटरसेक्शन का साइन। दूसरा नियम क्या कहता है बताता हूं, कि ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ये जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये जो कॉमा लगा हुआ है, इसको आप अंदर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, कि ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन का साइन था ये बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, यूनियन। समझाता हूं क्या चीज है ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, कि ए का कॉम्प्लीमेंट कहता है जितने भी यूनियन में वैल्यू है, यानी जितना भी सैंपल स्पेस है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी यूनियन में वैल्यू है, जितना भी सैंपल स्पेस है हमारे पास, आपको वो सारा सैंपल स्पेस लेना है, बस ए वाली वैल्यू को छोड़ के। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मान लो ये पूरा एरिया है जिसमें सैंपल स्पेस है, डाटा भरा पड़ा है हमारे पास, और ये है ए एरिया, ठीक है। तो ए का अगर मैं बात करता हूं, ए की बात करता हूं, तो ए में ये वाला एरिया आता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहता है कि आपको जो ए वैल्यू है ना, उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू लेनी है। सिंपल से, बाहर से अगर नॉइस आ रहा हो भाई, कुत्तों पिल्लों आ रही तो मैं माफी चाहता हूं भाई, बहुत जोरों से, ये शांत नहीं होते। हाँ भाई शुक्र थे, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, तो आपको सारी वैल्यूज लेनी है, बस ए वाली वैल्यूज को छोड़ के, तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है एक सैंपल स्पेस यूनियन, जिसमें 1 से लेके 10 तक वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखी हुई वैल्यू। ए एलिमेंट जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है जी। तो क्या है, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ले लो, यानी कि ये हो गया 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और 10, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, इजी था ना, बहुत अच्छे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या फिर नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है या नहीं होती। तभी मान लेते हैं हम कि b एक वैल्यू है, b का वैल्यू का मतलब है, मतलब कि क्या 4 5 6 7, ठीक है जी, ये b। चलिए तो अब बात करते हैं a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, a और b में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो a और b के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, a यूनियन b बन जाएगा हमारे पास, यहीं पे कर लेता हूं मैं, क्यों टाइम वेस्ट करना बाकी सब चीजों में। हाँ जी, a यूनियन b बन जाएगा हमारे पास, a और b के सारे एलिमेंट्स, जो कि कितने बनेंगे, a में 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यू हो गई a यूनियन b। उसके बाद कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन सभी वैल्यू को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू बची, कितनी वैल्यू बची, 7 के बाद 8 9 10, यानी कि 3 वैल्यू बची है, तो बस वही हो जाएगा a यूनियन b की वैल्यू, यानी क्या क्या 7 8, सॉरी 7 तो उसमें है ना, ठीक है, 8 9 10, ये हो गया आपका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। समझे। अब चेक करते हैं इसका भी वैल्यू सेम आएगी या फिर नहीं आएगी। कह रहा है a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट अभी बताया मैंने, a की सारी वैल्यू छोड़ दो, यानी 5 से लेके 10 तक, तो 5 से लेके 10 तक, यानी कि ये हो गया 5 से 10 तक। और वैसे ही
बी का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी की सारी वैल्यू छोड़ दो, यानी कि कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 2 3, तो आएगा ही आएगा, 7 तक यहाँ पे है ही है, उसके बाद 8 9 और 10, सिंपल। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन वैल्यू लेनी है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सी कॉमन वैल्यू, कौन सी इंटरसेक्शन वैल्यू है, तो आपको दिख रहा होगा इसका कॉमन वैल्यू 8 9 10 दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसका आंसर क्या हो गया 8 9 और 10 आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऐसे ही करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें कह रहा है ए और बी का कॉमन वैल्यू देखो, ए और बी की कॉमन वैल्यू क्या है, तो देखो ए और बी में कॉमन मेरे को दिखाई दे रहा है 4, सिंपल। तो बस ये जो 4 है इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू, तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4 को छोड़ना है 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और लास्ट में 10। वहीं पे यहाँ पे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा पूरा, उसके बाद कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा पूरा, और कह रहा है इसका यूनियन ले लो, यूनियन मतलब दोनों को जोड़ लो, तो बस ये और ये सारी वैल्यू जोड़नी है। तो क्या क्या दिखाया 1 2 3 दिखाई दिया, यहाँ पे 4 नहीं है, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, यानी सारी वैल्यू बस 4 को छोड़ के, बस वही सेम है 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10, सिंपल। तो डी क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ये जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट आप अंदर ला सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करना पड़ेगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल से। यहां पे खत्म होता है आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर। जो आगे हम करने वाले हैं वो थोड़े से मुश्किल कंसेप्ट आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम हो गई, वो बाकी सारी चीजें करने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो चैप्टर था ये बेसिक टर्म्स के बारे में बताता है कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको, पढ़ सको, आपको याद कर सको कि क्या क्या हमने पीछे पढ़ा था, सिंपल। तो होप करता हूं आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले आपने ये सब चीजें पढ़ ली होंगी, ये सब चीजें याद कर ली होंगी, तभी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको इजी लगेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई नोट कर लेना फटाफट से, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, वरना बार कहते रहते हैं भैया आपके व्यूज तो आते नहीं है। विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स जो आपने चैनल चालू किया था बाकी कॉमर्स के बच्चों के लिए, उस पर व्यूज पूरे ठप पड़े हुए हैं, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने पहले से कर रखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई सब दिल से थैंक यू पूरा, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही, आराम से कर दिया, बाद में कहीं जा नहीं रहे हम, ठीक है जी। चलो, तो अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चल दिन, टाटा बाय बाय। नोट कर लो भाई जिसको नोट करना है फिर।